सो हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स के बेसिक टू हाई कंसेप्ट, जिसको आप समझ के पढ़कर 40 में 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम में। इजी चैप्टर है ऐसा मुझे लगता है, आपको नहीं लगता होगा, बट आई विल मेक दैट ईजी। तो आप लोग सोचते हैं ये कुछ अजीब सा चैप्टर है, बट मैं आपको कुछ इतने बेसिक्स लिमिट ट्रिक्स बता दूंगा जिससे आपको ये चैप्टर लगेगा बहुत ज़्यादा आसान। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपना रियल नंबर का चैप्टर। अगर आप मुझसे पूछें ये चैप्टर कैसा है, तो मैं आपको बोलूँगा इट्स जस्ट लाइक हलवा। हाँ, ये हलवा है। अगर आपको एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है, तो इससे दोनों चीज़ों से चीज़ बाहर रियल नंबर नहीं है। तो इसे हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपरली देखना, समझना कंसेप्ट, और इसके बाद आपको रियल नंबर्स बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो जो हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर। इसमें जो पहला कंसेप्ट हमारा है वो है नेचुरल नंबर। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट। 1 टू इन्फिनाइट मीन्स एक नंबर लाइन है, उसमें नंबर 1 से लेकर इन्फिनाइट तक अगर जाता है तो हम उसे बोलेंगे नेचुरल नंबर। इसमें नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जा सकता और नॉट इवन ज़ीरो। सेकेंड है हमारा होल नंबर। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट मीन्स जो नंबर्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनाइट तक। इसमें हमने नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब ये होता है कि हम जब भी एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, हम जब तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये थे बेसिक डेफिनेशन जो आपको पहले से पता होगा। अब डिस्कस करते हैं हम अपना रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर। अब हम अपने चलते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे, जो कि है रैशनल नंबर। आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा, बट मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बेसिक बता देता हूँ कि होता क्या है। रैशनल नंबर मतलब होता है नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, बट हमारा कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 4 अपॉन 5, 3 अपॉन 4। मीन्स आपका न्यूमरेटर बड़ा छोटा हो सकता है, बट कभी भी आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ टर्म पे, जो है इर्रेशनल नंबर। द नंबर दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ऐसा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या फिर ऐसे नंबर्स जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, √5, √6 या फिर √2। तो जो हम अंडर रूट मैक्सिमाइज जो आप नंबर्स देखेंगे जो रूट में होते हैं, है ना, उसे हम नहीं लिख सकते एक रैशनल फॉर्म में, या फिर बोल सकते हो आप p अपॉन q के फॉर्म में। उस नंबर्स को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। अब आता है हमारा फिक्स्ड और जो लास्ट डेफिनेशन है वो है रियल नंबर। रियल नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब ये कि आपको जो रैशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारा एक नया नंबर तैयार होता है या फिर एक नया फिगर तैयार होता है, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। तो ये थे कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आप पहले से पढ़ के आ रहोगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर की मेन हेडिंग पे, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये होता क्या है? लेमा का मीन्स मतलब होता है जो चीज़ हैंस पहले से प्रूव्ड है, हम उसे बस करके देख रहे हैं। मीन्स किसी ने प्रूव कर रखा है, बस हम उसे क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई, क्लेरिफाई कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ किस टाइप से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझ सकते हैं। समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। लेमा मीन्स जो हैंस पहले से प्रूव्ड है, बस हमें इसे जस्टिफाई एंड क्लेरिफाई करना है। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखा है a इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब इसमें कैसे क्या रिलेशन होगा सब कुछ समझाऊंगा। दूसरा मैंने लिखा है 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू R एंड स्मॉलर देन B। अब आपने डिवीजन कर रखा होगा, बहुत सारे डिवीजन किए होंगे। जैसे मैं एक डिवीजन कर लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 11 और मैंने 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है 2 5 ज़ा 10 होता है और 1 कैरी बचा। अब हमेशा क्या होता है कि हम ज़्यादा कोशिश करते हैं रिमाइंडर 0 हो, बट यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो इसे हम बोलते हैं क्या, कोशेंट। इसे क्या बोलते हैं, डिविज़र।
इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जो एक्चुअल है, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, मेरा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि मेरा डिविडेंड क्या था, डिविडेंड था मेरा 11, डिविजर क्या था मेरा 2, क्वोशिएंट क्या था मेरा 5, और रिमाइंडर क्या मेरा 1। अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो ये मेरा a दिख रहा, ये मुझे b के जैसा दिख रहा, ये मुझे q के जैसा दिख रहा, और ये मुझे r के जैसा दिख रहा। तो ये था बेसिक आपका कि एक यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। ये चीज़ हमें पहले से पता है और आपको भी पता होगा। तो अभी मुझे लगता है सेशन आपको देखने से काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा होगा। तो ये था कुछ यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेसिक, कि आपको डिवीजन करना है और इस एल्गोरिदम के फॉर्म में या फॉर्मेट में लिख लेना है बस। अब एक और एग्जाम्पल कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 15 डिवाइडेड बाई 2, चलिए 2 से नहीं करता हूँ, आपके लिए कोई नया नंबर लेता हूँ। तो मैंने ले लिया भाई 15 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं देखता हूँ 3 टाइम्स, ये हो जाता है 12, और रिमाइंडर हमारा क्या आया 3। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 15 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 3। तो मैंने इसे लिख दिया a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। तो ये कुछ मैंने ऐसा फॉर्मेट लिख दिया। अब ये तो इक्वेशन हमारी रेक्टिफाई होगी, जस्टिफाई हो गई। अब मेरा बोल रहा है कि सेकंड इक्वेशन है 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू आर, वेयर एज आर इज स्मॉलर देन बी। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन और कंसिडर करते हैं जिसमें मेरा रिमाइंडर आएगा 0। अब चलिए मैं एक रिमाइंडर 0 वाला क्वेश्चन कंपेयर करता हूँ, वरना आप बोलेंगे कि कैसे कर दिए। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 12 डिवाइडेड बाई 4। तो मुझे पता है 3 टाइम्स क्या हो गया हमारा आंसर 0। तो मेरा क्वोशिएंट 3 आया, डिवीजर मेरा 4 है और रिमाइंडर मेरा 0 आया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा सेकंड इक्वेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से सही है या नहीं है। तो लेट अस चेक इट। अब हमने देखा कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। मीन्स रिमाइंडर हमेशा प्लस में आएगा या तो 0 तक आ सकता है। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर में रिमाइंडर कभी नहीं आता। अब अगर मैं देखूं बी मेरा क्या था, हमें पता है बी हमारा डिवीजर था। तो जो भी हमारा जो आंसर आता है, रिमाइंडर आता है, हम देखेंगे हमेशा हम एक चीज देखेंगे, नोटिस कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन के थ्रू कि हमारा जो बी है डिवीजर, वो हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी आपके सामने कंसिडर किया था कि मैंने 15 को 4 से डिवाइड किया था और 3 टाइम्स 12 और 3 आंसर। तो मेरा जो रिमाइंडर आया था वो था 3 और मेरा जो बी था वो है 4। तो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन आर। और एक और क्वेश्चन मैंने कंपेयर किया था, तो वो क्वेश्चन था मेरा 9 ले लेते हैं हम, 2 4 8। तो मुझे पता है 1। तो रिमाइंडर अभी भी क्या छोटा है बी से, हाँ। तो हाँ सर, आप बोलेंगे हाँ ये तो छोटा है, तो बी इज ग्रेटर देन आर। तो हमारे यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा क्लेरिफाई हो गई, जस्टिफाई हो गया। मैं चेक करना था कि हाँ भाई फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं और सेकंड भी सही है, क्योंकि वैल्यूज तो हम निकाल के देख रहे हैं। तो सिर्फ आपको डिवीजन करना था, जिससे आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म, बस खत्म। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। हमने लेमा पढ़ लिया, अब बेसिकली एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम में मेन बेसिकली आपको जो चीज निकालनी होती है वो होती है HCF। HCF को आपका फुल फॉर्म पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आपने 6th 7th क्लास में निकाला होगा। बस हमें किसी भी 2 नंबर 3 नंबर का HCF निकालना है, वो होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब वो कैसे निकालते हैं HCF मैं आपको अभी करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पहला एक नंबर दिया है, वो है मेरा 135 एंड 225। अब मुझे बोला गया कि भाई ये 2 नंबर्स हैं 135 और 225, इसका आप HCF निकाल के बताओ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो बेसिक जो सबसे पहला रूल होता है HCF निकालने का, कि आप बड़े नंबर को क्या बनाओगे, डिविडेंड। क्या बनाओगे, बड़े नंबर को बनाओगे आप डिविडेंड। तो बड़ा नंबर हमारा क्या है, ये बनेगा डिविडेंड, और जो छोटा नंबर है वो बनेगा डिवीजर। तो मैं लिख लेता हूं 2 2 5 1 3 5।
समझ में है आपको कि जो बड़ा नंबर है वो बनेगा डिविडेंड और जो छोटा नंबर है वो बनेगा हमारा डिविजर। अब मैं इसका डबल करता हूं तो मुझे दिख रहा है इसका डबल करने से मेरे आंसर्स शायद बड़े हो जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ 1 टाइम ले लेता हूँ। तो मैं अगर 1 टाइम लेके माइनस करता हूँ तो 0 और इससे अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा आता है 90। मेरा रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया। मुझे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आपको इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, जो आपका डिवीजर था, जो फर्स्ट स्टेप में आपका डिवीजर था वो बन जाएगा आपका डिविडेंड। क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब इससे अगर करते हैं तो मैं देखता हूँ 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स भी ज्यादा हो जाएगा, फिर मैं क्या लेता हूँ 1 टाइम लेता हूँ। तो मैंने अगर 90 दिया, 10 11 12 13 4, तो मेरा आंसर यहाँ पर आया 45। अभी भी मेरा क्या हुआ, सेकंड स्टेप पूरा हो गया लेकिन मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी फिर स्टेप करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया था कि जब आपका आंसर नहीं आएगा तो आपका जो यहाँ पर डिवीजर होगा वो बन जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा 90। तो मुझे पता है 45 2 90 होता है। अब आपका आ गया रिमाइंडर 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया, फॉलो हो गया और आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। अब इसको करना कैसे है, देखिए जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवीजर, जब जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवीजर ही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो इसको पहले रफ कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 108,208। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले सॉल्यूशन डाल लेंगे हम। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो बड़ा नंबर है वो होगा हमारा डीवी 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 डिविडेंड, और छोटा नंबर है वो होगा हमारा डिवीजर। तो 108 हो गया डिवीजर और 208 हो गया हमारा डिविडेंड। अगर मैं इसका डबल करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि ज्यादा चांसेस है कि आंसर नहीं आएगा। मैं 1 टाइम लेता हूं तो 108,001। अब मैंने देखा कि यहां पर मेरा रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आ रहा, तो मेरा क्या होगा, डिवीजर बन जाएगा मेरा अगला स्टेप का डिविडेंड। अब मैं इसका 1 टाइम फिर से करता हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 8। अभी भी मेरा क्या हो रहा है, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो फिर थर्ड स्टेप में मेरा डिवीजर बन जाएगा डिविडेंड। अब 100 में टेबल अगर पढ़ते हैं तो 1 टाइम्स 8 होता है, दैट इज 20, और अगर मैं 2 टाइम्स पढ़ूं तो होता है 16। तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा, 4। मेरा रिमाइंडर क्या बचा बच्चों, 4। अब अभी भी मेरा क्या हुआ, आंसर नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर लूंगा कुछ नई चीजें। तो मेरा डिवीजर बन जाएगा ऐसा कुछ, और मुझे 2 टाइम टेबल पढ़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0। जब मेरा आंसर 0 आएगा उसी का डिवीजर, जिस स्टेप में, मान लीजिए मेरा ये स्टेप नंबर 4 था, जिस स्टेप में आपका डिवीजर 0 आता है, सॉरी आपका रिमाइंडर 0 आता है, उस स्टेप का डिवीजर आपका एचसीएफ होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 108 एंड 208 एचसीएफ इज, क्या था हमारा, 4। कि इन दोनों का नंबर का एचसीएफ है 4 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये था कुछ ट्रिक, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये होता क्या है, इसमें ये होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर is equals to the product of prime, is equals to the product of prime number।
अब इस डेफिनेशन से कुछ बच्चों को डाउट हुआ होगा कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ये भी बता देता हूँ। जो प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से हो। जैसे कि हमारा 2 है, 2 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से 2 से। 3 किससे होता है, 1 से और 3 से। अगर मैं 4 की बात करूं तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में। तो ये एक मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल से डिविजिबल हो और 1 से। तो ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। अब आती है बात कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ हमारा एक नंबर जबकि है 12। अगर मैं 12 को देखूँ 1 से भी हो जाएगा, 12 मेरा 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। मीन्स जो खुद से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, लेकिन उसके और ज़्यादा टर्म्स या फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर। तो हमारा जो थ्योरम है वो हमें बोलता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर का जो इक्वल वैल्यू आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगी। मतलब जो आंसर आ रहा होगा वो प्रोडक्ट होगा प्राइम नंबर्स का। अब आपने एक कंसेप्ट पहले पढ़ रखा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। वही करना है बस। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको आता है तो ये कुछ नहीं है, ये भी हलवा ही है। तो अब देख लेते हैं, इस हलवे को टेस्ट करते हैं, खाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करना कैसे है। जैसे मान लो मैंने लिया 12। अगर मैं अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम, 3 1 टाइम, तो मैं इस 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं 2 2 3 को देखूँ तो मुझे ये तीनों प्राइम नंबर दिख रहे हैं और मुझे पता है कि 12 एक कंपोजिट नंबर है और ये एक प्राइम नंबर है। तो हमारा थ्योरम यही कहता है कि किसी भी एक कंपोजिट नंबर की इक्वल वैलिडिटी या आंसर उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की होती है। जैसे अगर मैं 15 को कंसिडर कर लूँ, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ 15, तो मुझे पता है 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अगर इसी को मैं लिखता हूँ 15 के फॉर्म में, 15 मेरा एक कंपोजिट नंबर है और 3 और 5 मेरा एक प्राइम नंबर है। तो इससे हम वही चीज़ देख रहे हैं कि भाई किसी भी कंपोजिट नंबर की इक्वल वैलिडिटी होती है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। तो इस थ्योरम से हमें ये चीज़ समझ में आती है। अब इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा या होता है, अब उसे भी चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आता है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 156 का। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा कि 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 7 जा 2 8 जा 16। अब हमें पता है कि 78 है, लास्ट में डिजिट क्या है 8। 8 क्या है, एक इवन नंबर, मीन्स 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम 2 9 जा कर देते हैं। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब ये 3 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स और 13 के टेबल में 1 टाइम। तो हमें पता चला कि 156 एक कंपोजिट नंबर है जिसकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये थे कुछ नंबर्स। हम देखते हैं 2 3 13 ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें पता चल गया कि 156 एक कंपोजिट नंबर है जिसका आंसर इक्वल है उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। तो ये था क्वेश्चन, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। अब इसके बाद जो एचसीएफ एलसीएम का मेन कंसेप्ट है उस पर आते हैं, जिससे आपका ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब एक नई चीज़ है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ। जो मैंने अभी तक आपको सिखाया उस पर एक फॉर्मूला है कि मान लीजिए ए और एक बी हमारे पास दो नंबर है, तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ दैट नंबर ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर। ये हमारा एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स एल्गोरिथम से एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि भाई दो नंबर है हमारे पास, मान लीजिए ए और बी, उसका एलसीएम इनटू उसी का एचसीएफ का प्रोडक्ट हम करते हैं, तो उन दोनों के नंबर को हम प्रोडक्ट करते हैं, वो सेम आंसर आता है। ये तो हो गया कि भाई दिया हुआ है फॉर्मूला। अब इसको हम चेकआउट करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 6 और 20। अब
एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने एचसीएफ आपको बताया है कि बिग नंबर अंदर की तरफ आएगा और छोटा नंबर बाहर की तरफ आएगा। मुझे पता है 6 3 जा 18 होता है, यहाँ से 2 कैरी बचा। अब यहाँ से मुझे पता है डिविजर क्या बन जाता है हमारा, डिविडेंड यहाँ से, और ये 3 आ गया और ये 6 आ गया और 0। तो हमें पता चल गया कि भाई एचसीएफ है ए कॉमा बी का, जो कि है क्या 2। हमें एचसीएफ मिल गया। अब इसी तरह हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो हमारा 6 20 का एलसीएम निकालते हैं। 2 3 जा 2 10 जा 2 5 जा 3 1 जा 5 जा 5 1 1। अब हमें को एलसीएम मिल चुका है। तो एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम ऑफ 6 20 क्या रहा, 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। तो हमारा एलसीएम आ चुका है 60 और हमारा एचसीएफ आ चुका है 2। अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस फॉर्मूला में तो हमारा एलसीएम है, एलसीएम हमारा है 60 दोनों नंबर का, एचसीएफ हमारा है 2 और ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो हमारा पहला नंबर क्या था 6 और दूसरा नंबर क्या था 20। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लॉ दिया गया था यूक्लिड्स के द्वारा, या द लॉ दैट वाज गिवन बाय द यूक्लिड्स इज बीन हैंस प्रूव्ड, कि वो लॉ तो सही है। तो एलसीएम का प्रोडक्ट किसी भी नंबर का, एलसीएम उसी नंबर का एचसीएफ का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो दो नंबर का आंसर सेम आता है। तो ये था इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एलसीएम निकालना कैसे है, किसी भी नंबर का एलसीएम निकालते कैसे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, उसे भी और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ कि करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, मैंने बता रखा है कि मान लीजिए मैंने एचसीएफ बता रखा है कि भाई बड़ा नंबर अंदर की तरफ आ जाएगा, छोटा नंबर बाहर की तरफ रह जाएगा। एलसीएम आपको निकालने आता है, वैल्यूज डालनी है और आपका आंसर आपके हाथ आपके साथ। ये स्टूडेंट्स इस सेशन के लास्ट टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं, जो कि है डेसिमल के बारे में। डेसिमल, अब आप सब ने डेसिमल पढ़ रखा होगा 6th 7th क्लास में। अब इस डेसिमल को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक है हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। हमने डेसिमल को दो टर्म्स में बांट दिया, एक है टर्मिनेटिंग जो कि खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, खत्म, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एक टाइम पे खत्म नहीं हो, मतलब वो रेगुलरिटी इंटरवल के साथ रिपीट होता जा रहा है। अब हमने फर्दर डिवीजन किया नॉन टर्मिनेटिंग को दो टाइप में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमने इसे ऐसे डिवाइड कर दिया, मींस डेसिमल है, डेसिमल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था टर्मिनेटिंग दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये चीज़ होती कैसी है, इसको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है क्वेश्चन वो है हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है द डेसिमल एक्सपेंशन of a rational number that is p upon q comes to an end, मतलब वो एक एंड पॉइंट पे आ जाए, मतलब इसके बाद वो डिवाइड ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल कंसिडर किया 10 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर एट लास्ट 2.5 आएगा, मीन्स इसके आगे मेरा आंसर नहीं जा रहा, ये एक एंड पॉइंट पे आ चुका है। तो ये होता है हमारा टर्मिनेट, मतलब इसके आगे वो नहीं हो सकता। और भी आपको एग्जांपल आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद हमारा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर दैट इज p by q does not comes to an end, मीन्स वो एंड पर नहीं आता। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमने बोला था कि वो एक एंड पे आ गया। अब अगर हम इसके लिए एग्जांपल लें तो मान लीजिए हमने डिवाइड किया 3 को 10 से, इसका आंसर आएगा हमारा 3 ऐसे करके
मीन्स ये अभी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मतलब इसका कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर दैट इज p अपॉन q डज नॉट कम्स टू एन एंड। वो एंड पर नहीं आता। तब अगर वो एंड पर नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका मैंने एक एग्जांपल बता दिया, आपको दूसरा एग्जांपल आता तो कमेंट पे ज़रूर बताना आप। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मीन्स नॉन टर्मिनेट, ख़त्म तो नहीं हो रहा बट वो रिपीट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये ख़त्म तो नहीं हो रहा लेकिन सेम नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं। जब कभी भी आपके डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड आपकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, रिपीट होते जाती हैं, वो आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर। अगर मैं इसी चीज़ को उसके जो सेकंड पार्ट है उसमें समझूं, मीन्स कि नॉन रिपीटिंग में नॉन रिपीटिंग जो कि मेरा चौथा पार्ट है। मीन्स मान लीजिए मैंने किसी को डिवाइड किया, किसी भी नंबर का डिवाइड किया, मेरा आंसर आ रहा है 2.345126126 मीन्स इस टाइप का। तो इसमें क्या हुआ, हमारा नंबर हमारा टर्मिनेट तो नहीं हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन चलता जा रहा है, मीन्स क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो बताए थे मैंने, रिपीटिंग होगा या तो नॉन रिपीटिंग होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें रिपीटिशन नहीं हो रही, नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स अब आप बताइए आपको रियल नंबर्स कैसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया होगा और मुझे लगता है टर्म 1 में आप सब छक्के छुड़ा दोगे। तो ये था कुछ बेसिक टर्म्स सिलेबस के हिसाब से जो मैं आपको बता दिया हूँ और इसी से क्वेश्चंस आएंगे और इस हलवे चैप्टर को आप तुरंत निपटा दीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने बैक बेंचर वाले दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे वो भी स्कोर करें और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सके और आपके बीच में कंपटीशन अच्छा हो और आप अच्छे ग्रेड से पास हो। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।